Hello, 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 hello. Hello, everyone. A very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. So, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले फटाफट जितना हो सके सेशन को शेयर करिए क्योंकि हम लोगों का मॉड्यूल बी चल रहा है जहाँ पे हम लोगों ने कल से सेशन को शुरू किया है। तो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप लोग सेशन को जितना हो सके शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए और मॉड्यूल बी के लिए आप लोग यहाँ पे रेडी हो जाइए। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल से आप लोगों का शपथ बैच शुरू है। 10 जनवरी है। एक तरह से फाउंडेशन बैच जहां पे हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे बिकॉज जनवरी के बाद आप भी जानते हैं टाइम बहुत कम है और हम लोगों का मेन फोकस रहेगा जल्दी से जल्दी सिलेबस को निपटाना। तो इसीलिए फाउंडेशन बैच में एनरोल करिए सो दैट अप्रैल तक आप लोग का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप लोग फोकस करें यहाँ पे सिंपली किस चीज पे, रिविजन और मॉक पेपर पे। ठीक है, तो ये आप लोग का शपथ बैच है आप लोग के सामने। तो चलिए लेट्स डू द सेशन। मॉड्यूल बी हम लोग कर रहे थे। आज का टॉपिक मैंने लाई हूँ प्लेज के ऊपर। ठीक है, चलो। इन अ प्लेज कॉन्ट्रैक्ट बेली इज कॉल्ड व्हाट? पाउंडर, पाउनी, प्लेजर, नन ऑफ द। मतलब सबसे पहले हम लोगों का बेलमेंट का टॉपिक, बिकॉज बेली तभी समझ में आएगा। बेलमेंट टॉपिक सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इन विच एक पार्टी दूसरे पार्टी को सामान डिलीवर करता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। और जब ये स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो उसमें ये बी पर्सन सामान को रिटर्न कर देता है। तो ए पर्सन क्या कहलाता है? बेलर कहलाता है और बी पर्सन हमारा बेली कहलाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक में जो हम ज्वेलरी अपना सेफ्टी कस्टडी को देते हैं दैट इज कॉल्ड द बेलमेंट एग्जाम्पल। तो बेलमेंट में बेली एंड बेलर। ठीक है, तो वही चीज प्लेज में क्या होगा, क्योंकि प्लेज में क्या होता है, सेम एग्जाम्पल, मैंने बैंक को क्या किया, ज्वेलरी दिया गिरवी रखने को। गिरवी मतलब मैं बैंक से पैसा ले रही हूँ और इसके बदले में मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख रही हूँ। तो जब मूवेबल प्रॉपर्टी को मैं गिरवी रखती हूँ दिस इज कॉल्ड प्लेज। तो बताइए बेलमेंट में बेली कहलाता है जिसके पास सामान रहता है, तो आप लोगों का प्लेज में क्या कहलाएगा बताइए। What will be the right answer here? हाँ जी क्लास, what will be the right answer here? बताओ। बहुत इजी है। I just want everybody to just give me the right answer. देखो पार्टीज नेम इम्पॉर्टेंट है, राइट? ए को मैं बोलूंगी प्लेजर और प्लेजर को हम लोग पाउनर भी बोलेंगे और बी को मैं बोलूंगी पाउनी जिसको हम प्लेजी भी बोलेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे आप लोगों का बेलर बेली सेक्शन 148, प्लेजर इसको पाउनर भी बोलते हैं, बी को पाउनी प्लेजी। और प्लेज कहाँ पे गिवन है आप लोग का? सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है। लेकिन प्लेज हमारा मॉड्यूल बी का भी पार्ट है जो कि आप लोग का टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी है। So that's why for this one the right answer is Bailey is Pawnee. So the right answer will be Pawnee. First ka B is the right answer. Is that okay? First ka B will be the right answer here. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, if it is possible just give me the answer. Okay. Pledge, अब बेलर क्या कहलाएगा? पाउनर, पाउनी, ए एंड बी नन ऑफ द अबव। अभी हमने जस्ट किया, अभी हमने जस्ट इसको किया, बताइए what will be the right answer here? अभी हमने जस्ट किया इसको। रिप्लाई करिए, ये क्लास आप लोग का लाइव चल रहा है। जस्ट गिव यू रिप्लाई, ये क्लास आप लोगों का लाइव चल रहा है। हाँ जी क्लास, व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? टेल मी।
बोलिए बोलिए। So यहाँ पे class the right answer will be, give me a reply by a bailer, that is a power. A is the right answer. ठीक है, next. Okay. The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise, इसको क्या कहेंगे? Pledge, bailment, contingent contract या agreement? बताइए थर्ड का एग्जैक्ट आंसर। हाँ जी क्लास। क्वेश्चन है आप लोगों का, द बेलमेंट ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है, मैं दोबारा से बता दूं, आप लोगों का जो बैच है शुरू हो रहा है कल से, दैट इज अ फ्रेश बैच, शपथ बैच है आप लोगों का, बैच का नाम है, जहाँ पे आप लोगों की क्लासेस शुरू होंगी। तो अगर आप लोगों का यहाँ पे चाहिए कि फर्स्ट और सिंगल अटेम्प्ट में सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाए ना, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। इससे पहले भी हमारा निश्चय बैच, संकल्प बैच शुरू है। तो अगर आपको रिकॉर्डेड वे में सुनना है, रिकॉर्डेड वे में आप लोग क्लास करिए, अदरवाइज यहाँ पे यू हैव टू अटेंड। इट्स अ 6, सुरेखा मैम ने कहा है इट्स अ ए, सो मैम यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज कॉल्ड अ प्लेज। बहुत बढ़िया मैम। नेक्स्ट, द प्लेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट? बेलमेंट, एजेंसी, गारंटी या मोर्गेज? बताइए। जो प्लेज है आप लोगों का, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट? बताइए। हाँ जी क्लास। What will be the right answer? The pledge is a contract of payment. Fourth is the right answer. ठीक है, next. The pledge involve the transfer of what? Goods, money, services या property rights? बताइए। एक एक कॉन्सेप्ट को हमें टारगेट मिला है कि जो मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस कराने हैं, 15-15 दिन में कराने हैं। तो हमारा टारगेट है एक एक टॉपिक को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो आप लोग के मॉड्यूल बी में अगर मैं कॉन्सेप्चुअल क्लास की बात करूं तो प्लेज, हाइपोथिकेशन, लियन, सेट ऑफ, बैंकर्स लियन आप लोग का, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और एक्ट में हमारे 4 एक्ट है, जिसमें से अभी अब तक हम लोगों ने कल फेम एक्ट के बारे में पढ़ा। सो प्लेज इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर करते हैं हम लोग? pledge involve the transfer of what? जल्दी जल्दी बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। pledge is a transfer of basically that is goods। ठीक है, गुड्स को हम एज अ सिक्योरिटी के रूप में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट, बैंकर लियन क्या है? जर्नल लियन, पर्टिकुलर लियन, नेगेटिव लियन? बताइए। सबसे पहले हमें लियन के बारे में समझना है, लियन का मतलब क्या है। जैसे प्लेज के एग्जाम्पल में, जो हमने प्लेज का एग्जाम्पल दिया था कि ज्वेलरी को गिरवी रख के पैसे लिए बैंक से, तो ज्वेलरी को होल्ड करके रखना जब तक कि बैंक के पूरे पैसे ना मिल जाए, दैट इज कॉल्ड लियन। तो लियन हमारा दो तरह से होता है। एक होता है आप लोगों का स्पेसिफिक लियन और एक होता है आप लोगों का जर्नल लियन। तो स्पेसिफिक लियन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे होल्ड करके रखना, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लियन। और जर्नल लियन का मतलब क्या होता है? जर्नल लियन इज बेसिकली जैसे बैंक हो गया, जैसे बैंकर लियन होता है ना, बैंकर लियन,
दैट इज एग्जाम्पल ऑफ जर्नल ईयर। ये आप लोग का सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहाँ पे गिवन है। कहाँ पे है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों का गिवन है स्पेसिफिक जर्नल। ठीक है, तो बैंकर्स लियन में बैंक के पास राइट है सारे डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करने का जब तक कि पूरा पैसा ना मिल जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने लियन समझा, स्पेसिफिक लियन समझा, जर्नल लियन समझा। सो दैट्स व्हाई बैंकर लियन इज द एग्जाम्पल ऑफ जर्नल लियन। सिक्स्थ का ए विल बी द राइट आंसर। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये आप लोगों का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेवेंथ। Banker has a lien on what? Bonds given for collection, bonds given for safe custody, bonds left by mistake, A and B together. बताइए, banker has a lien on what? Banker has a lien on what? Bonds given for collection, bonds given for safe custody, bonds left by mistake, या A and B together. What will be the right answer? Apply your common sense. Apply class the common sense. So इसका basically आंसर क्या होगा? That is a bonds for collection. Seventh का is the right answer. Next. Which of the following is not true? कौन सा सही नहीं है? Consideration must be real, not illusory. Consideration may be inadequate. Past consideration is no consideration and the consideration should not be consist of the legal obligation. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का है, जहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस को लीगल टर्म में पढ़ते हैं हम एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जब लॉ को इन्फोर्स किया जाएगा दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या होता है? इसका सिंपल मतलब है समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ठीक है, तो क्या कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं। कंसिडरेशन में नॉट बी इनएडिक्वेट, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। या देखो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट, कंसिडरेशन शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, बिल्कुल गलत है, ये ट्रू नहीं है आप लोग का। ठीक है, नॉट कंसिस्ट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, भाई लीगल ऑब्लिगेशन आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, नॉट ट्रू, इसमें ट्रू करिए, ये क्वेश्चन आप लोग का ट्रू है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द ट्रू वन। पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडर, बिल्कुल गलत भाई। कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। कंसिडरेशन में भी इनएडिक्वेट, बिल्कुल नहीं भाई। अगर मेरा 5 लाख का गाड़ी है, मैं उसको 20,000 में बेच रही हूँ तो मेरी मर्जी, दैट इज द राइट वन। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। कंसिडरेशन, अगर मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रियल, कोर्ट की नजरों में उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो रियल का मतलब ये होता है दैट शुड नॉट बी इल्यूजरी। ठीक है, सो 8th का ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट,
द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेनिफिट ऑफ माइनर क्या वैलिड कहलाएगा, वॉइड, वॉइडेबल या इलीगल? बताइए। बेनिफिट फॉर द माइनर, तो हम लोगों को मालूम है जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली फॉर व्हाट, भाई +18 एज होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए है, दैट इज कॉल्ड वैलिड, ये आप लोग का वैलिड कहलाएगा। सो नाइन्थ का एग्जैक्ट आंसर क्या है? ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। Minor enter into agreement representing himself to be the major. Consider the following statement. Minor commit fraud if the other party does not have personal knowledge of his age. Such agreement is not enforceable. Doctrine of estoppel does not apply in the minor case. One other party is entitled to get back the benefit passed to the minor if innocent about his age. So what is the correct statement? सोच के समझ के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। एक एक पॉइंट को समझिए इसमें। Minor commits fraud if other party does not have a personal knowledge. Minor commits fraud if other party does not have a personal knowledge of his age. Such agreement is not enforceable. डॉक्ट्राइन ऑफ स्टोपल, तो स्टोपल का मतलब क्या होता है? स्टोपल का मतलब होता है प्राण जाए बट वचन न जाए, दैट इज कॉल्ड स्टोपल। तो भाई स्टोपल माइनर के किसे पहना था? बिल्कुल सही है, थर्ड तो सही है, थर्ड सही है, थर्ड सही है, और हमें ट्रू स्टेटमेंट करना है, थर्ड तो सही है आपका, तो ये नहीं है, ये नहीं है। सेकेंड, सच एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिबल, अ माइनर इनटू एग्रीमेंट रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ दिस, एग्जैक्टली सेकेंड थर्ड सही है, तो बी इज द राइट। Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRPL subject in the bilingual language. सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप लोगों का आज से शपथ बैच यहाँ पे शुरू हो चुका है, जिसमें सुप्रभा मैम का आप लोग का क्लास लगा है, दैट इज योर ABM। सो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को अगर इस बैच में एनरोल करना है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है Y391 और आप मैक्सिमम डिस्काउंट 80% तक यहाँ पे पा सकते हैं। इस बैच में आप लोगों के 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। BFM आपको प्रवीण सर पढ़ाएंगे, BRBL आपको मैं पढ़ाऊंगी, और ABM और ABFM आपको सुप्रभा मैम और प्रियांशु मैम दोनों हाफ हाफ मॉड्यूल पढ़ाएंगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोलमेंट नहीं किया है तो फटाफट इस बैच में एनरोलमेंट कर लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट बैच, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस बैच, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेगमेंट, जहाँ पे मॉड्यूल बी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, ओके। मॉड्यूल बी के questions we are doing. So let's start with the first question. सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, दैट हाइपोथिकेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज हाइपोथिकेशन? नंबर वन इज अ ट्रांजेक्शन of conditional sale, a legal transaction whereby goods may be available as security for debt, transfer of ownership by borrower to the lender, या none of the above? बताइए, what is hypothecation?
बताइए क्लास, हाइपोथिकेशन किसे कहते हैं? देखिए, बेसिकली एक आपका वर्ड होता है प्लेज और दूसरा वर्ड होता है आप लोग का हाइपोथिकेशन। दोनों में डिफरेंस है। प्लेज का मतलब क्या होता है? जब हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, जो पोजेशन है, वो किसको देते हैं? हम लेंडर को देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेज। और हाइपोथिकेशन में क्या होता है? हम जो पोजेशन है वो बोरोवर अपने पास ही रखता है, ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट होता है वो लेंडर के पास देता है। तो हाइपोथिकेशन में बेसिकली इफ वी वांट टू परचेज अ पर्टिकुलर व्हीकल, ओके, तो हम या कोई मशीन है जिसको डे टू डे बिजनेस में हम यूज कर सकते हैं, तो हाइपोथिकेशन आप लोग का उसमें आता है। सो ये हमारा जो एक्ट है दैट इज गिवन इन दी सरफेसी एक्ट। तो आपको बताना है हाइपोथिकेशन इज व्हाट? अ ट्रांजैक्शन ऑफ कंडीशनल सेल, legal transaction whereby goods may be made available as security for the debt, transfer of ownership by borrower to the lender, या none of the above। बताइए हाइपोथिकेशन क्या है? डेली 9 बजे आप लोगों का यहाँ पे BRBL सब्जेक्ट का बाइलिंगुअल लैंग्वेज में यूट्यूब सेशन होता है, जहाँ पे हम मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस को यहाँ पे कर रहे हैं। तो बताइए हाइपोथिकेशन क्या है? व्हाट इज हाइपोथिकेशन? इट इज बेसिकली a legal transaction whereby goods may be made available as security for a debt। तो ये आप लोगों का एक सिंपल से आंसर है। दिस इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट। हाइपोथिकेशन बताइए आपका किस एक्ट में गिवन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बैंकिंग रेगुलेशन, या सरफेसी। और आप लोगों को सेक्शन भी बताना है हाइपोथिकेशन का। सेक्शन आप लोगों का कहाँ पे? बताइए क्लास। हाइपोथिकेशन का यू हैव टू टेल मी द सेक्शन और किस एक्ट में आप लोगों का गिवन है, ये सब चीज हमें बताना। बताइए क्लास, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो क्लास, इसको याद रखिएगा, जो वर्ड आप लोग का हाइपोथिकेशन है दैट इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज एन ऑफ सरफेसी एक्ट। दिस इज द राइट आंसर। ओके, this is the right answer of this question, hypothecation, that is Surfacy Act 2002। ठीक है, this is the right answer। next, लोन ऑब्टेन अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट किस चीज में होता है? अनसिक्योर्ड लोन, कैपिटल, सिक्योर्ड, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए। Which of the following is the right answer? Loan obtained against hypothecation of the asset is called what? Unsecured loan, capital, secured loan, all of the above। बताइए क्लास। अगर मैं बात करूं अनसिक्योर्ड लोन का, तो जो भी हमारा एजुकेशन लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, ये आपका इसमें आता है। ठीक है, दिस इज कैपिटल, सिक्योर लोन, या ऑल ऑफ द अबव। सो थर्ड का एग्जैक्ट आंसर क्या है बताइए। So यहाँ पे लोन obtained against the hypothecation of asset is basically for the secured loan। तो secured loan का मतलब है जैसे आप लोग का प्लेज हो गया, मोर्गेज हो गया, जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड लोन। तो थर्ड का सी विल बी द राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर्गेज कैन बी मेड विदाउट राइटिंग? बताइए किस टाइप के मोर्गेज को हम विदाउट राइटिंग कर सकते हैं? इक्विटेबल मोर्गेज, इंग्लिश मोर्गेज, सिंपल मोर्गेज या यूजोफैक्टरी मोर्गेज? बताइए। इक्विटेबल मोर्गेज, इंग्लिश मोर्गेज, सिंपल या यूजोफैक्टरी? व्हाट इज द राइट आंसर? हेलो अभिषेक सर, हाउ आर यू? ये हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मोर्गेज का। तो अगर आपको टाइप्स ऑफ मोर्गेज मालूम है, बिकॉज मॉड्यूल बी में जो हम लोग का कॉन्सेप्चुअल क्लास है ना, मोर्गेज उसी का टॉपिक है। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? देखिए, अगर मैं बात करूं यूजोफ्रक्टरी मोर्गेज का, तो इसमें जो आप लोग का मोर्गेजर है पोजेशन देता है एंड मोर्गेजर इज नॉट पर्सनली लायबल टू पे द मनी। इसमें अगर पैसा नहीं दे पाया, मोर्गेजी कैन यूज द प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड यूजोफ्रक्टरी। सिंपल मोर्गेज क्या है? विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन, पैसा नहीं दिया, तो इन दैट केस मोर्गेजी कैन सेल विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। इंग्लिश मोर्गेज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एंड कंडीशनल मोर्गेज। और इक्विटेबल मोर्गेज जिसको कि हम क्या बोलते हैं? इक्विटेबल मोर्गेज को हम सिंपली बोलते हैं दैट इज मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? टाइटल डीड को डिपॉजिट करते हैं। सो फोर्थ का एग्जैक्ट आंसर क्या है? A will be the right answer. Okay, fourth, A will be the right answer for this question. आया समझ में? Next. In which of the following mortgages the mortgagor is required to deliver possession of mortgage property to the mortgagee? English, conditional, usufructuary या anamorous mortgage? बताइए। In which of the following mortgage the mortgagor is required to deliver possession of mortgage property to the mortgagee? What will be the right answer for this question? That's great, sir. That's great. So, पांचवे का एग्जैक्ट आंसर क्या है? दिस इज योर यूजोफ्रक्टरी मोर्गेज। बहुत बढ़िया। इन दिस द मोर्गेजर डिलीवर द पोजेशन टू द मोर्गेज टू द मोर्गेजी, क्योंकि इसमें आप लोगों का अगर कोई प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है या कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो ले सकता है मोर्गेज इस केस में। एक्सीलेंट। पोजेशन अंडर एनामोलस मोर्गेज। एनामोलस मोर्गेज में पोजेशन का क्या रोल रहता है? मे बी डिलीवर्ड, मे एंड मे नॉट बी डिलीवर्ड, या मे नॉट बी डिलीवर्ड, या नन ऑफ द अबव? बताइए। What is the right answer? Possession under anamorous mortgage may be delivered, may not be delivered, may not be delivered, none of the above. बताइए। एग्जैक्टली, बिकॉज एनामोलस मोर्गेज का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले ये सबसे लास्ट क्लॉज में गिवन है, एनामोलस मोर्गेज इज द डिफरेंट काइंड ऑफ मोर्गेज, इट इज नॉट सिंपल, इट इज नॉट कंडीशनल, नॉट इंग्लिश एटसेट्रा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर्गेज। तो इसमें आप लोग का पोजीशन डिलीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो सिक्स का बी इज द राइट आंसर। इज दैट ओके? बढ़िया। सिक्स का बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ मोर्गेज द लेंडर गिव्स मनी, मतलब सपोज बैंक, मान लीजिए बैंक पैसा देता है
to the borrower in the form of installment. रिवर्स मोर्गेज, एनामोलस मोर्गेज, इक्विटेबल, यूजोफ्लक्चुरी या लैंड बैक मोर्गेज, बताइए किस टाइप के मोर्गेज में? ये अधिकतर जो बैंक होता है, बैंक इस टाइप के मोर्गेज को अप्लाई करता है इंस्टॉलमेंट बेस पे। सपोज मेरा कोई घर बन रहा है, मुझे घर के लिए 50 लाख चाहिए। इट इज नॉट एग्जैक्टली, तो मुझे घर के लिए 50 लाख चाहिए। So in this case the bank will not give me the 50 lakh rupees at a time, वो मुझे किश्तों में देगा। तो ये हमारा टीपी एक्ट में गिवन नहीं है, दिस इज गिवन इन द जर्नल लॉ। So that's why for the seventh one the right answer will be reverse mortgage। ठीक है, अदरवाइज हमारे टाइप्स ऑफ मोर्गेज में सिक्स टाइप्स है जो कि आप लोग के टीपी एक्ट में गिवन है। नेक्स्ट, अ मैन mortgage his 2 BHK flat to the money lender in return of sum of money and the lender decide to let the flat on rent. So this is the example of which type of mortgage? Equitable, usufructuary, English, fixed rate या none of the above? बताइए। 2 BHK flat। Okay, good Abhishek sir. That's great. So बहुत बढ़िया। 2 BHK फ्लैट, फ्लैट से रेंट आएगा, मोर्गेजी रेंट लेगा कब तक? जब तक कि पूरा पैसा ना आ जाए यूजरफ्रक्चुअरी। एक्सेलेंट। इन सिंपल मोर्गेज जो पोजेशन होता है मोर्गेज प्रॉपर्टी का, बताइए। गिवन टू द मोर्गेजी, गिवन टू थर्ड पार्टी, रिमेन्स विद द मोर्गेजर, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? In the simple mortgage, the possession of mortgage property that is given to the mortgagee, given to the third party as security, remains with the mortgager या none of the above? बताइए। क्या सिंपल मोर्गेज में we just give the possession or not? In the simple mortgage, always remember it will remain with the mortgager. This is the right answer. ठीक है? Okay. राइट ऑफ रिडम्पशन बताइए कहाँ पे अराइज होता है? रिडम्पशन, गिफ्ट, मोर्गेज, लीज या एक्सचेंज? चारों का पहले मतलब जानेंगे, देन वी विल गिव द आंसर। सपोज गिफ्ट, सबसे पहले ना ये चारों हमारा किसका पार्ट है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट है। किसका? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। गिफ्ट क्या है? सपोज ए पर्सन कोई लैंड को गिफ्ट करता है बी पर्सन को, तो ए क्या कर रहा है? अपना ओनरशिप किसको दे रहा है? बी को दे रहा है। और इसमें क्या चीज बनेगा? आप लोगों का गिफ्ट डीड बनेगा। और गिफ्ट डीड में अपोजिट पार्टी से कुछ नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लीज का मतलब क्या है? ए ने अपना घर रेंट पे बी को दिया, तो इसमें क्या बनेगा? हमारा लीज डीड बनेगा। हर एक साल में लीज डीड का जो एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, 10% किराया या जितना भी उस वहां का रेट चलता है बढ़ जाता है। तो लीज में हम क्या करते हैं? पोजेशन देते हैं यूज करने के लिए। एक्सचेंज क्या होता है? ए पर्सन सामान दे रहा है बी को, बी भी सामान दे रहा है ए को। ठीक है, तो यहाँ पे सामान के बदले सामान, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। और मोर्गेज क्या होता है? जब ए पर्सन
बी पर्सन से पैसा लेता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है, दिस इज कॉल्ड मोर्गेज। ठीक है, तो जो राइट ऑफ रिडम्पशन हमारा टॉपिक है, रिडम्पशन चीजें वापस लेना। तो अगर यहाँ पे बी से इसने 10 लाख रुपए लेके अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखा है, तो ये जो गिरवी प्रॉपर्टी है ए अपना वापस ले सकता है अगर ए पूरा पैसा पे कर दिया। सो रिडम्पशन इज टेकन बैक। तो यहाँ पे 10th का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज मोर्गेज। सो इसी बहाने हम लोगों ने सारे चारों पॉइंट्स के यहाँ पे जो टर्म्स हैं उसको कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ लिया। Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda channel of Adda 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी यहाँ पे ऑफिसर अड्डा के एस्पिरेंट हैं जिनका एग्ज़ाम जून 2024 में है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे अभी हम लोग फ़िलहाल क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट हैं हम लोगों का दिसंबर से फरवरी 2024 टारगेट क्या है, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन करने का, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन। उसके बाद मार्च में वी विल डू द डेफिनेशन टर्म्स, ओके। देन अप्रैल में वी विल डू द समरी एंड बुक के क्वेश्चंस, और मई में हमारा टारगेट है मिनी मैराथन और मैराथन का। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, पूरा प्लान है जो कि वाईटी सेशन में हम लोग करेंगे। आप लोग भी इस प्लान को नोट डाउन कर लीजिए सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द वाईटी सेशन। ठीक है, और अभी फ़िलहाल हम लोग मॉड्यूल बी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोगों का शपथ बैच 10 जनवरी से शुरू हो चुका है, जहां पे सुप्रभा मैम का एबीएम क्लास आप लोग का चल रहा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने बैच को एनरोल नहीं किया है, आप लोग कूपन कोड Y391 यूज़ करके इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच में आप लोगों का डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे टाइम आप लोग का ख़त्म होता रहेगा बैचेस बनेंगे, लेकिन बहुत कम समय में हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कोर्स आपका जल्दी कंप्लीट हो जाए, इस बैच को ले सकते हैं, जहां पे आप लोगों का लाइव क्लास चलेगा। लाइव क्लास छूट गया तो रिकॉर्डेड सेशन इसमें अवेलेबल होता है। देन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपका डाउट सेशन होगा, और भी बहुत कुछ आप लोग को मिलेगा बैच में। तो अगर आप चाहते हैं इसमें सिलेक्शन अपना पक्का, तो आप लोग शपथ बैच को ले सकते हैं। और ये हमारा इंग्लिश मीडियम का बैच है, ये भी आप लोग का 10 जनवरी से यहाँ पे शुरू हुआ है। इज़ दैट ओके? तो चलिए चलते हैं सेशन को। हम लोगों का मॉड्यूल बी चल रहा है, ये हमारे एक्ट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, पीएमएलए का फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, या प्रोजेक्शन ऑफ दिस वन? बताइए, व्हाट इज एग्जैक्ट आंसर? बताइए क्लास, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है आप लोग का? हाँ जी क्लास, जैसे इस बार आप लोगों में जो ये आप लोग का एक्ट है पीएमएलए 2002 का है, लेकिन हमें इसमें इसके रूल्स भी पढ़ने हैं, जो रूल्स आप लोगों के 2005 के बने हैं। ये आप लोग का 2002 का है और ये रूल 2005 का है। तो यहाँ पे क्लास
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दिस इज द राइट आंसर। फर्स्ट का ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा जो आप लोग के मॉड्यूल बी में ये चारों आप लोगों के जो एक्ट है ना 1 2 3 4, इसमें से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहां से आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं नेगोशिएबल, दिस वन। इस बार आप लोगों का पेमेंट सेटलमेंट से ईयर आया था, इस एक्ट का ईयर। ठीक है, और यहाँ पे हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी द मोर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, बैंकर्स लियन, सेट ऑफ, असाइनमेंट। ये 6 वर्ड्स है जो कि हम लोगों को इस पॉइंट में पढ़ना है। सो दैट्स व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे हमें चार्जेस के बारे में पढ़ना है मॉड्यूल भी। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर टू ऑनर हिज कस्टमर चेक इज एक्सटिंग्विश ऑन रिसीट ऑफ ऑर्डर इज नोन एज व्हाट? बैंक ऑर्डर, गार्निशिंग ऑर्डर, आरबीआई ऑर्डर या डेटर ऑर्डर? बताइए, which of the following is the right answer for this question? बताइए क्लास। हाँ जी क्लास, बताइए। इसमें आप लोगों को मे बी बैंक ऑर्डर मालूम है, आरबीआई ऑर्डर, डेटर। गार्निशिंग ऑर्डर क्या होता है, ध्यान रखिए। सपोज ये एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन को 10 लाख पे करना है, किसको? बी पर्सन को। एक्स इस कंपनी में काम करता है। इन दिस वन व्हाट विल हैपन, कोर्ट विल ऑर्डर, भाई एक्स पर्सन इज नॉट एबल टू पे द मनी, सो कोर्ट विल ऑर्डर व्हाट? The court will order, you can say, this company. Suppose जितना भी सैलरी है, सैलरी डिडक्ट करके पैसा इसको ट्रांसफर करना हर मंथ जब तक कि बी के 10 लाख रुपए ना चुक जाए। तो कोर्ट हमेशा आप लोग का गार्निशिंग ऑर्डर करेगा। तो यहाँ पे जो सेकंड का एग्जैक्ट आंसर है दैट इज बी इज द राइट आंसर, गार्निशिंग ऑर्डर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Is that okay class? So garnishing order is basically this one. Next, बताइए पर्सन का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आप लोगों का डेफिनेशन टर्म का है। पर्सन का मतलब क्या है इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या ऑल ऑफ द अबव? What is the right answer? पर्सन। पर्सन में आपको बता दूं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी होता है और आप लोगों का ह्यूमन बीइंग भी होता है पर्सन। यस क्लास, बताइए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जो अभी तक आप लोग का ज्वाइंट ही फैमिली है, ठीक है। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या ऑल ऑफ द अबव? तो अगर देखा जाए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब इन द प्रोविजन ऑफ, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, सेक्शंस। प्रोविजन को आप लोग क्या समझ सकते हैं, सेक्शंस भी समझ सकते हैं। तो बताइए इसमें से क्या प्रोविजन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में नहीं है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी क्लास, टेल मी। Which of the following is not prescribed in the provision of Prevention of Money Laundering Act? Seizure, attachment, confiscation या life imprisonment? So यहाँ पे इसका exact answer क्या है, life imprisonment is not included in this one. चलिए, whoever commit the offense of money laundering, जो भी पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कमिट करेगा which relate to any offense specified under the paragraph 2nd of part A of the schedule shall be punishable with the rigorous imprisonment for a term which should not be less than 3 year, but कितना तक extend हो सकता है बताइए, 3 year, 5 year, 7 year या 10 year? Which of the following is the right answer? हाँ जी क्लास, whoever commit the offense of money laundering which relates to the any offense specified under paragraph 2nd of part this, 3 साल आपका मिनिमम है, अप टू व्हाट, रिग्रेस दिया है, इसको देख के आप लोग रिलेट कर सकते हैं, द राइट आंसर विल बी 10 ईयर। दिस इज द राइट आंसर। एज पर सेक्शन 5 फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रॉपर्टी कैन बी प्रोविजनली अटैच्ड the period not exceeding dash from the date of order। बताइए, the property can be provisionally attached for a period not exceeding dash from the date of the order. What will be the right answer? So यहाँ पे class the right answer will be 180 days. This is the right answer. Now ध्यान से सुनिएगा, appellant tribunal order pass किया against Mr. G. Mr. G is the aggrieved party for the same. He wants to file appeal against the order pass। मतलब ये हमारा पहले adjudicating authority होता है, order pass किया, हम जाएंगे appellant tribunal में, then we will go where? ये आपका क्वेश्चन है। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास या पार्लियामेंट के पास, हम कहाँ पे जाएंगे बताइए? Where we will go? Where we will go class? Just tell me. Appellant के बाद we will go to the high court. This is the right answer. Okay, next. ध्यान से क्लास, एक कंपनी है EF लिमिटेड फाउंड गिल्टी अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, ये गिल्टी फाउंड हुआ। मिस्टर वेद क्या है? मिस्टर वेद क्लास one of the director who was responsible for the business of the company when the crime was committed। मतलब that person is responsible। उन्होंने क्या किया, बाद में रिजाइन भी कर दिया। Shall he be deemed to be guilty of the contravention and liable to be proceed against and punish accordingly? Advice, yes या no? बताइए क्लास, इसका एग्जैक्ट आंसर।
What will be the right answer for this question? बताइए क्लास, ये आप लोग का फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ये आप लोग का फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्लास 8th one, company have done the act under this act. वो डायरेक्टर हैं हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ऑफ कंपनी, जब क्राइम कमिट हुआ उसके बाद रिजाइन कर लिया, तो भाई बट ऑब्वियस वो आप लोगों का लायबल होंगे, क्योंकि ये जो आप लोग का लाइन है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, जब हो रहा था ही इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सो दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। ओके, ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एग्जैक्टली अच्छा सेम क्वेश्चन है, लेकिन नंबर देखिएगा क्या क्वेश्चन है आप लोग का। एक कंपनी है सेम, इस एक्ट के अंतर्गत लायबल है। मिस्टर वेद हु वाज वन ऑफ द डायरेक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ऑफ कंपनी व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, बाद में उसने रिजाइन कर लिया। सेम फैक्ट है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अंडर सेड एक्ट ही प्रूव दैट, उन्होंने प्रोसीडिंग के अंतर्गत क्या प्रूव किया, द कंट्रावेंशन टुक प्लेस विदाउट हिज नॉलेज, उन्होंने ये चीज अलग है, प्रूव कर दिया कि जो चीज हो रहा था एक्ट के अपोजिट, मुझे कोई नॉलेज नहीं था और मैंने ही एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट सच कंट्रावेंशन, मैंने पूरा ड्यू केयर किया इसको रोकने के लिए। शैल ही डीम टू बी गिल्टी ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन एंड लायबल फॉर दिस वन? एडवाइस बताइए क्लास, एडवाइस। यस या नो? सो यहाँ पे क्लास वो आप लोग का लायबल नहीं है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स कन्विक्टेड एज पर दिस एक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत वो गिल्टी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का? 1872 का। अंडर सच सर्कमस्टांस व्हाट विल हैपन इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड द अदर एक्ट? बताइए। Decision is taken as per severity of the crime committed. The provision of Prevention of Money Laundering Act have overriding effect, notwithstanding anything inconsistent in any other law for the timing in force या not applicable. Overriding का मतलब होता है supersede. Overriding का मतलब होता है supersede. तो बताइए which of the following is the right answer? So यहाँ पे class the right answer will be, that is, this is the right answer. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda channel of Adda 24/7. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी यहाँ पे CIB जून 2024 के कैंडिडेट्स हैं, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग
मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हम लोगों का CIB का जो नया बैच है, शपथ बैच, वो ऑलरेडी आप लोगों का शुरू यहाँ पे हो चुका है, शपथ बैच, जिसमें सुप्रभा मैम का ABM क्लास आपका चल रहा है। ठीक है, शी विल टीच द HR पोर्शन फ्रॉम ABM एंड ABFM। ओके, ये दोनों पोर्शन कौन कराएगा? सुप्रभा मैम। और न्यूमेरिकल पोर्शन आपको प्रियांशु मैम यहाँ पे कराएंगी। BRBL सब्जेक्ट आई विल टीच यू एंड द BFM सब्जेक्ट जो कि आप लोगों को प्रवीण सर कराएंगे। इन बैचेस में आप लोगों का लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, ई बुक्स रहेंगे, मॉक पेपर रहेगा। तो इतनी सब चीजें आप लोगों की शपथ बैच में यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल बी। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में ये रहा, और आज का जो एक्ट है हमारा, दैट इज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटिव? ओके, व्हाट इज द motive to bring the Payment and Settlement System Act into being? To provide for the regulation and supervision of payment system, to designate RBI as the authority, matter connected therewith, और incidental, या D है आप लोग का all of the above? बताइए, what is the right answer? हाँ जी क्लास। What is the right answer for this question? पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट आप जैसा देख सकते हैं, जो भी आप लोगों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, ओके, दैट इज हैंडल बाय द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। सो बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर? To provide for the regulation and supervision of payment system, designate RBI as authority, matter connected, या all of the above? What is the right answer? तो यहाँ पे क्लास, the right answer is provide the regulation and supervision, designated RBI as this one. D is the right answer for this question. Okay, D will be the right answer. Next, what does bank means in the Payment and Settlement System Act unless the context otherwise requires? What? बैंक का मतलब क्या है? जैसे ये आप लोगों का डेफिनेशन पोर्शन का क्वेश्चन है। A bank included in the second schedule to the RBI Act, a post office saving bank, a banking company as defined in the clause C of the section 5, या all of the above? What is the right answer? बताइए। What is the definition of banks according to this act? So यहाँ पे क्लास बैंक का एग्जैक्ट मतलब क्या है? D is the right answer. Okay, bank includes everything that is in the second schedule, post office saving bank, और आपका this one. So D will be the right answer for this question. ठीक है, next. Derivative का मतलब क्या है in the Payment and Settlement Act? An instrument to be settled at a future date,
a payment to be settled at a future date, an instrument that has already got settled, या none of the above. Derivative. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. डेरिवेटिव का अगर एक सिंपल सा डेफिनेशन देखें, इट इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट whose value is derived from the performance underlying the market factors. It is a financial contract whose value is derived from the performance of the underlying market factor. जैसे कि आप लोग का इंटरेस्ट रेट हो गया, करेंसी एक्सचेंज रेट, क्रेडिट, etc. So what is the right answer? So class, third का exact answer है that an instrument to be settled at a future date. Third, A will be the right answer for this question. Okay, next. कौन सा सेक्शन बताइए डिफाइन करता है पेमेंट सिस्टम का? देखिए, सेक्शन बेस्ड, विदाउट ऑप्शंस, हर जो भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आई विल टीच यू. सेक्शन 1, 2 clause 3, 2 clause 1 या 3 clause 1. What will be the right answer? Which section of Payment and Settlement Act define the payment system? Section 1, Section 2 clause 3, Section 2 clause 1, Section 3 clause 1. What is the right answer? Fourth. Haji class, what will be the right answer? Fourth one. The right answer is C is the right answer. Okay? C is the right answer for this question. Done? Now, the next one. Which of the following is included in the payment settlement of PSS Act? Clearing, payment, settlement service, all of the above. What is the right answer? Which of the following is included in the payments? Clearing, by पैसा पूरा settle करना, payment, settlement service, या all of the above. So यहाँ पे क्लास 5th का एग्जैक्ट आंसर क्या है? D is the right answer. 5th, D will be the right answer. ठीक है? Next. Hypothecation बताइए क्या है? A transaction of conditional sale, a legal transactions whereby goods may be made available as security for a debt, transfer of ownership by the borrower to the lender, या none of the above. What is hypothecation? जब भी वर्ड आपका hypothecation आता है, we just relate it with the pledge.
प्लेज हम क्या करते हैं, जो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी है इसको सिक्योरिटी के रूप में देके, विच इज टू। हाइपोथिकेशन, ओनरशिप पोजेशन बोरोवर के पास रहता है, लेकिन ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट होता है वो किसके पास रहता है, बैंक के पास रहता है। सो हाइपोथिकेशन आपका क्या है, a transaction of conditional sale, a legal transactions whereby goods may be made available as security for debt, transfer of ownership by the borrower to the lender, या none of the above. What is the right answer? So hypothecation is basically a legal transactions whereby goods may be made available as security for the debt. So B is the right answer for this question. ठीक है, B is the right answer. Under hypothecation charge, what is this? The ownership possession बैंक के पास रहता है. Ownership is with borrower, possession बैंक के पास, ownership possession borrower के पास, ownership बैंक के पास और possession borrower के पास. तो जो हमारा word है ownership, absolute right over the property, and possession, that is a custody. ठीक है. Absolute right over the property, possession, that is a custody. बताइए hypothecation. So hypothecation basically, suppose if we want to purchase any vehicle or anything, so इसमें हमें we just use the term hypothecation. So यहाँ पे जो ownership और possession है वो किसके पास रहता है, आपका borrower के पास, लेकिन ownership का जो possession होता है ना वो वहां पे सिर्फ जाता है. So C will be the right answer for this question. Okay, C will be the right answer. Next. राम एक ट्रांसपोर्टर है, has been granted a loan for purchase of a truck. You will create which of the following charge? Assignment, mortgage, pledge या hypothecation? What is the right answer? Is this assignment, mortgage, pledge या hypothecation? What is the right answer? Truck. You want to purchase the truck. So यहाँ पे hypothecation will be the right answer. 8th का D will be the right answer for this question. Okay, next. Next question है, in Shakuntala Swami versus Kaushalya Swami, the Supreme Court observed that the finest hour of justice is the hour of compromise, when the party, after burying the hatchet, reunite by the reasonable and just compromise. So whether this principle has been reflected in the ADR procedure mentioned in Arbitration and Conciliation Act. सबसे पहले हमें समझना है ये एक्ट है क्या. देखिए, कोर्ट क्या है, जहां पे पूरा प्रॉपर प्रोसीजर इज देयर, ओके, और वी जस्ट डू द व्हाट, कोर्ट हमें जस्टिस देता है बाय फॉलोइंग द पर्टिकुलर प्रोसीजर. हमारे इंडिया में बहुत सारे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस बन गए हैं एडीआर सिस्टम. ठीक है, तो एडीआर इज बेसिकली व्हाट, जैसे आप लोगों का लोक अदालत है, ट्राइब्यूनल है, ओके, देन आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है, मीडिएशन, ओम्बड्समैन. तो ये सब क्या है आप लोगों के एडीआर के टाइप्स है. तो एडीआर का बेसिक एम क्या होता है, मैटर को
सेटल करना एंड कॉम्प्रोमाइज द डिस्प्यूट। मैटर को सेटल करना और कॉम्प्रोमाइज करना। सो दिस इज द बेसिक एम ऑफ योर एडीआर सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो आप लोग का प्रोसेस है दैट इज टू कॉम्प्रोमाइज, तो ये जहाँ पे जब मेंशन है तो क्या ये चीज आप लोग का मैच करता है? यस। नो, द above principle has nothing to do with arbitration act. The above principle has been formulated for CPC, not for these. CPC क्या है? आप लोग का एक एक्ट है। So CPC is basically Civil Procedure Code। बताइए। So यहाँ पे क्लास this is the right answer. A is the right answer. ठीक है? Now, if holder of a bill of exchange allow the drawee more than dash hour exclusive of public holiday to consider whether he will accept the same, all previous party not consenting to such allowance as thereby discharged from the liability of such holder. It is 24-hour, 12-hour, 36-hour, or 48-hour. What is the right answer? What is the right answer for this question? So what is the right answer? 48 hours. This is the right answer for this question. Okay. Hello everyone. Very good evening to all of you. Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. So जो भी यहाँ पे CIB जून 2024 के एस्पिरेंट है, यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस को करा रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, दिसंबर से लेकर मार्च तक हम लोगों का जो टारगेट है दैट इज बेसिकली दिसंबर टू मार्च, हम लोगों का टारगेट है यहाँ पे मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस कराना। ओके, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन। आफ्टर दैट अप्रैल वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, सॉरी, दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर टू फरवरी। ओके, मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन अप्रैल, दिस इज मार्च। उसके बाद हम लोगों का मार्च होगा। इन मार्च वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ द एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
In April, we will do the summary and uske questions. Okay, March, April, May में we will do the questions. Okay, and June session में we will do the आप लोग का क्वेश्चंस है, तो आप लोगों के मेगा मैराथन यहाँ पे होंगे. ओके, सो आज के सेशन में मैं आप लोग के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लेके आई हूँ, लेकिन उस टर्म को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा शपथ बैच है ना, राइट, जिसमें अभी आप लोग का हाल फिलहाल एबीएम का क्लास चल रहा है 7 से 8 सुप्रभा मैम का. बाकी तीनों सब्जेक्ट आप लोगों के 13 फेब से शुरू होंगे. तो ये बैच आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एबीएफएम का 2 पोर्शन होता है, एक प्रियांशु मैम पढ़ाती है, एक सुप्रभा मैम. तो अभी सिर्फ सुप्रभा मैम का पोर्शन चल रहा है एबीएम का. तो अगर आप लोगों ने अभी तक ना कोई बैच नहीं लिया है, तो आप लोग ये शपथ बैच ले सकते हैं. दैट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट. ओके, इस बैच में आप लोगों को ना पूरा लाइव क्लास मिल रहा है. लाइव क्लास का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा. रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए सो दैट आप अपने टाइम अनुसार भी क्या कर सकते हैं, सेशन को देख सकते हैं. मॉक पेपर है, ई बुक्स है, और आप लोगों को इसमें बस इलेक्टिव नहीं है, तो इलेक्टिव के लिए आप लोग अलग से यहाँ पे इलेक्टिव का जो रिकॉर्डेड पोर्शन है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. यहाँ पे आज मैं आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने जा रही हूँ. सबसे पहला लियन. लियन और सेट ऑफ को ना आज हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, और उसके बाद वी विल डू द क्वेश्चंस. ओके, सो दिस इज योर लियन. लियन है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन, लियन टॉपिक क्या किसी पर्टिकुलर एक्ट में है? द आंसर इज यस. तो ये आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज ऑफ 1872. ये आप लोगों का इस एक्ट में गिवन है. भाई क्वेश्चंस आप लोगों के कहीं से भी आ सकते हैं. तो लियन का बेसिकली मतलब क्या? एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को मैं दूंगी. लियन इज व्हाट एग्जैक्टली दिस. ये एक्स पर्सन है, ठीक है, ये वाई पर्सन. वाई ने क्या किया है? एक्स को सपोज रुपीस दिया है 10 लाख रुपए. एक्स ने अपना कोई सामान, मे बी मूवेबल सामान, किसको दिया है? वाई पर्सन को दिया है. ठीक है, एक्स ने मूवेबल सामान वाई पर्सन को दिया है. अब सपोज एक्स ये 10 लाख नहीं दे पा रहा, तो वाई क्या करेगा? वाई इस मूवेबल प्रॉपर्टी को ना रोक कर रखेगा. क्या मैंने वर्ड यूज किया है? रोक कर रखना. आई होप सो आप लोग को ये वर्ड दिख रहा होगा. रोक कर रखना. वाई के पास राइट है, इसको रोक के रखना. तो ये जो रोकना होता है ना, दैट इज कॉल्ड लियन, और कुछ भी नहीं है आप लोग का लियन. सो लियन हमारे यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है? इट मीन्स राइट ऑफ अ बेली टू रिटेन द गुड्स या सिक्योरिटी, क्योंकि हम गुड्स देते हैं, गुड्स को आप लोग सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं. सो राइट ऑफ अ बेली टू रिटेन द गुड्स एंड सिक्योरिटी ओन्ड बाय बेलर. अब यहाँ पे बेलर बेली को क्यों समझाया गया है? क्योंकि जो बेलमेंट में आप लोगों का ये टर्म को ना यूज किया गया, बिकॉज बेलमेंट में भी हम क्या करते हैं? सामान को डिलीवर करते हैं बेलमेंट में, और जब पर्पस पूरा हो जाए सामान को ले लेते हैं. तो बेलमेंट भी आप लोगों का क्या है? अगर आपने सपोज पैसे नहीं दिए स्पेसिफिक पर्पस के, तो वो दूसरा पार्टी सामान को रोक कर रखेगा. तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ड क्या किया है यहाँ पे? बेलमेंट को यहाँ पे हमने यूज किया है. ठीक है, तो देखिए, लियन मीन्स राइट ऑफ अ बेली to retain the goods and security owned by the bailor until the total debt due to him is paid off. That is called lien. It's allow the bailey या creditor जिसको पैसे चाहिए, bailey जिसको पैसे चाहिए, the right to retain the security and not right to sell it. This is important point. भाई सिक्योरिटी को रिटेन कर सकता है, लेकिन उसको बेच नहीं सकता है. तो ये लियन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए ध्यान से, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लियन. यू कैन नॉट सेल इट. तो जो बेली है, जो क्रेडिटर है, सेल नहीं कर सकता, सिक्योरिटी को रोक कर रख सकता है. तो यहाँ पे इन सिंपल टर्म अ लियन मीन्स राइट टू कीप.
right to keep somebody's property until the debt is paid and not to sell to someone else. So a bailee always have right to lien against bailor. That is important. A bailee has always right to lien against the bailor. मतलब ये कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से क्लियर कर लीजिए सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द टर्म्स. दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये टर्म्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है. इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट हो जो रिकॉर्डेड सेशन में देखते हैं आप प्लीज डाउट्स को पूछ सकते हैं. अब देखिए लियन ना आप लोगों का दो प्रकार का होता है. एक होता है पर्टिकुलर लियन, एक होता है जनरल लियन. तो पर्टिकुलर लियन कहाँ पे गिवन है? सेक्शन 170 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. और दूसरा आप लोगों का है जर्नल लियन जो कि आप लोग का 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट गिवन है. तो सबसे पहले स्पेसिफिक लियन को समझते हैं. स्पेसिफिक पर्टिकुलर, जैसे मैंने टेलर को सामान दिया सिलने के लिए कपड़ा, अब मैं उसका पैसा नहीं दे रही, पैसा नहीं दे रही तो दुकानदार के पास लियन का राइट है. सो लियन इज व्हाट? सो लियन इज बेसिकली दिस वन. तो देखिए wherein a person who has made expenses either by rendering any services in the form of labor or skill on a particular item has a right to retain such goods until the due remuneration is paid to him against the rendered service. भाई टेलर हमें सर्विस दे रहा है, मैं मैकेनिक के पास गई गाड़ी को बनवाने के लिए, वो भी मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. उस सर्विस का क्या करना है? मुझे पैसा देना है. ठीक है, अगर मैंने उसका पैसा नहीं दिया तो अपोजिट पार्टी सामान को रोक के रख सकता है जब तक कि मैं पूरे पैसे ना दे. सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर लियन. ये एग्जांपल है, एग्जांपल को पढ़ लीजिएगा. नाउ द बेली कैन एक्सरसाइज क्या है यहाँ पे? The bailee can exercise his right to a particular lien in the scenario this one. Involvement of any labor skill, performance of service as per agreed scope या payment is due made by the bailor. जो ड्यू पेमेंट है किसको पे करना है? बेलर को पे करना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये आपका लास्ट वर्ड है. जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और जितना हो सके सेशन को शेयर करने की कोशिश करिए. Is that okay? This is your specific lien. This is your specific lien class. That is important. Is that okay? Done. Now next, what is journal lien? देखो journal lien क्या है, ध्यान से देखिएगा. This is a lien wherein any goods bailed can be retained as security. क्या है? जो भी goods आप लोगों का bail होता है, any goods bailed can be retained as security. Retain मतलब again रोक के रखना. If any amount is due to the bailee. ठीक है? Such right are assigned limited to the following category. मतलब जो journal lien होता है ना उसके बेसिक एग्जांपल्स है, जैसे बैंकर्स journal lien में आता है, फैक्टर्स जो कि टाइप्स ऑफ एजेंट का पार्ट है इसमें आता है, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, पॉलिसी ब्रोकर. तो ये सब एग्जांपल्स हैं जो कि जिनमें जर्नल लियन आप लोग का अप्लाई होता है. सो दिस इज 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जर्नल लियन. तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट यहाँ पे, दिस इज द टर्म जर्नल लियन. इज दैट ओके? जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज बैंक है, मान लीजिए अटॉर्नी है, भाई आई एम एन एडवोकेट, जस्ट लेट्स डू द एग्जांपल ऑफ एडवोकेट. सो ये हमारा क्या है? अटॉर्नी है, राइट? तो अटॉर्नी इज देयर, ये करेगा आप लोगों का, सपोज क्लाइंट है तो भाई क्लाइंट के सारे डॉक्यूमेंट्स अटॉर्नी के पास रहते हैं, बिकॉज भाई अटॉर्नी हैव टू प्रेजेंट द केस बिफोर द कोर्ट. तो क्लाइंट के सारे डॉक्यूमेंट है. अब मान लीजिए अटॉर्नी केस हार गया, अब केस हार गया, डॉक्यूमेंट इसके पास है, क्लाइंट को गुस्सा आ गया, तो क्लाइंट भाई
तुमने अटॉर्नी ने केस लड़ा, भले ही हार गया, केस तो रिप्रेजेंट किया है, तो क्लाइंट को तो पैसे देने हैं, लेकिन क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा। तो अगर भाई क्लाइंट पैसे नहीं देगा तो इस केस में क्या होगा? इफ द क्लाइंट विल नॉट गिव मनी, अटॉर्नी हैव अ राइट। अटॉर्नी के पास राइट है, वो डॉक्यूमेंट को पूरा क्या करके रखेगा? अपने पास रखेगा, जब तक कि पूरे पैसे ना बच जाए। सो दिस इज कॉल्ड जर्नल लीन। ये क्लास आप लोग का क्या है? दिस इज कॉल्ड जर्नल लीन। अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। इसको कहते हैं जर्नल लीन क्लास। So I hope so the statement is clear to all of you. Right guys? The statement is clear to all of you that what is journal lien and specific lien. Now let's move toward the set off. Set off is also very much important. Okay? Now set off क्या है? ये भी बैंक का राइट है। जिस तरह लियन आप लोग का बैंक का राइट है, उसी तरह आप लोग का सेट ऑफ भी क्या है? बैंक का ही राइट है। सो इट इज आप देखो इसको ना वन वर्ड में कैसे हम याद करेंगे? दैट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स या राइट टू बैलेंस डेबिट विथ क्रेडिट। सेट ऑफ इसको बोल सकते हैं सेटलमेंट। याद करने का ट्रिक, यू कैन से इट सेटलमेंट। सेटलमेंट। So it is a legal right of the bank to set off or adjust the debit amount against the credit amount in the balance of the same borrower. अब इसमें ना ये याद रखना है, जो borrower है आप लोगों का सेम होना चाहिए, सेम borrower. So what is this? It is a legal right of a bank to set off or adjust, amount को adjust करना against credit, जितना पैसा देना है, amount of balance of the same borrower। जैसे borrower ने 10 लाख डिपॉजिट किया है, borrower ने 10 लाख क्या है? डिपॉजिट किया है, और 10 लाख मान लीजिए लोन लिया है। लोन चुकाना है, अगर सेम बोरोवर है एक्स तो बैंक क्या करेगा? डिपॉजिट को लोन से कवर कर देगा, लोन में कवर कर देगा अगर बोरोवर पैसा नहीं चुका। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर बोरोवर पैसा नहीं चुका, देखिए ध्यान से, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है, सेशन को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए सेशन को, दैट इज इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? तो सेट ऑफ में आप एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये आप लोग का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैंने आपको सिंपल सा एग्जाम्पल समझा दिया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स लियन या सेट ऑफ? बैंकर्स लियन डिफरेंट फ्रॉम राइट टू सेट ऑफ। A lien is confined to only the securities and the property upon which bank have a custody. क्या है इसका मतलब? Lien is confined to only the securities, security मतलब जो हमने जमा किया है, and property upon which bank have a custody मतलब जो सिक्योरिटी बैंक के पास कस्टडी में है ना, हम उसी पे लियन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सेट ऑफ रिलेट टू मनी, and money arise from contract or mercantile uses by using the law. That's it. So this is the basic difference between lien and set. Please see this. Is that okay? Now see, एक famous case है जो कि आप लोग का केस स्टडी क्वेश्चंस में भी आ सकता है। So let's do the question. Let's do the question. ठीक है? यहाँ पे देखिए, City Union Bank Limited versus Thangarajan. The bank get right of journal lien with respect to all securities of a bank, including negotiable instrument and fixed deposit, but only to the extent to which customer is liable. मतलब class suppose negotiable में चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोविजन हो गया, 10 लाख है, फिक्स डिपॉजिट 5 लाख है, मतलब 15 लाख, 25 लाख देने हैं किसको? कस्टमर को। तो यहाँ पे बैंक क्या करेगा? लियन में जो सिक्योरिटी जमा है ना, नेगोशिएबल फिक्स डिपॉजिट,
उतना ही क्या करेगा, लियन करेगा जितना कि कस्टमर इज लायबल टू पे। कस्टमर को सिर्फ अगर 20 लाख करना है, 20 लाख देना है, तो 20 लाख तक के लिए ही कस्टमर इज लायबल। और अगर बैंक भाई 25 लाख का क्या किया, सिक्योरिटी को लियन कर लिया ना, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू कैन सी इन द इवेंट बैंक फेल टू रिटर्न द बैलेंस अमाउंट टू द कस्टमर, और भाई कस्टमर को लॉस हुआ, द बैंक विल बी लायबल टू पे द डैमेजेस टू द कस्टमर। दैट इज important. Important. That is important, guys. This is very very much important. भाई जितना बकाया है उतने तक का ही सिक्योरिटी आप क्या करो, लियन करो, otherwise the bank will be liable. So this is for the bank. In the above case, the court has relied its decision on the principle which state that for invoking a lien by a bank, there should exist interdependency between bank and the detaining the customer property beyond the total liabilities unauthorized। और भाई बैंक आपको damages देना, damages का मतलब क्या होता है, compensation, it's a compensation, that's it। तो ये आप लोग का लियन है, ठीक है, इज दैट ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, एक सेट ऑफ का केस स्टडी क्वेश्चन। तो भाई इस केस स्टडी से आपको समझ में आ गया ना कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये केस स्टडी बेसिकली उतना ही सिक्योरिटी लियन करिए जितना कस्टमर को पे करना है, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस केस। राधा रमन चौधरी एंड अदर वर्सेस छोटा नागपुर बैंकिंग एसोसिएशन लिमिटेड। In this case, plaintiff father has a fixed deposit with the bank। भाई plaintiff के father का FD था, and also executed 4 hand notes jointly with certain person। अच्छा, एक FD भी था और दूसरा 4 हैंड नोट्स थे, बट ये 4 हैंड नोट्स क्या था, ज्वाइंटली था, ठीक है। प्लेंटिफ फादर डाइड, अच्छा प्लेंटिफ का पापा मर गया, and fixed deposit account was transferred to the name of plaintiff on their undertaking of all the liabilities of the bank। मतलब ये जो FD भाई था, सन को चला गया, अब भाई जो लाइबिलिटीज फादर का था वो लाइबिलिटी सन पे इम्पोज हुआ। The bank without knowledge of the plaintiff adjusts the fixed deposit against the due for the, मतलब FD से ये क्या करने लगा, FD से ये चीज को मिक्स करने लगा, एडजस्ट करने लगा। Plaintiff filed a suit against bank claiming the amount of deposit which had been adjusted। भाई plaintiff ने क्लेम कर दिया कि आप FD को ज्वाइंट से क्यों मर्ज कर रहे हैं, दिस इज नॉट सेट ऑफ। भाई FD हमारा सेट ऑफ आप नहीं कर सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट से। अब क्वेश्चन राइज हुआ, तो देखो डिसीजन क्या है। They contended that their father was merely a surety for other executant of the note, not a principal debtor। Alternatively, plaintiff sought a decree against those executed for different portion of this। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, clear, distinct, lien and set off। It was held that bank have a right to merge one and more accounts of the customer, but the bank cannot combine the customer personal account with the joint account। तो मतलब जो ये चीज हो रहा था, that was wrong, that was wrong। Hello everyone, a very good evening to all of you। Welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language। आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चंस मॉड्यूल बी के चल रहे हैं। सो मॉड्यूल बी हम लोगों का बेसिक एम है यहाँ पे क्वेश्चंस को करने का, उसके बाद मॉड्यूल सी, देन आफ्टर दैट मॉड्यूल डी। तो जो जो भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस सेशन में नए हैं तो आप लोग फटाफट क्या करिए, इस सेशन को आप लोग यहाँ पे
लाइक करिए, सेशन को जितना हो सके यहाँ पे शेयर करिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स से मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का शपथ बैच यहाँ पे जो अवेलेबल है, तो शपथ बैच आप लोग यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों का सिस्टमैटिक वाइज क्लासेस शुरू है। अभी आप लोग का एबीएम चल रहा है और बहुत जल्द आप लोगों की बाकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं कराया तो फटाफट इस बैच में इनरोल करा लीजिए, जहाँ पे आप लोगों का लाइव क्लास अवेलेबल है। ठीक है, आफ्टर लाइव क्लास you will get basically the recorded session। रिकॉर्डेड सेशन के बाद आप लोगों का यहाँ पे अवेलेबल है मॉक पेपर। जो भी डाउट्स हो ऑन द स्पॉट डाउट्स को पूछ सकते हो। इसमें इलेक्टिव नहीं है, तो इलेक्टिव के लिए आप लोग को अलग से यहाँ पे परचेज करना होगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। देखिए, सो आज हम क्या करेंगे ना, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो टुडे वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू द कॉन्सेप्ट एंड आफ्टर दैट वी विल डू द नेक्स्ट थिंग। सो हमारे कॉन्सेप्ट में आप लोगों का आज हम समझेंगे प्लेज क्या होता है। ये टॉपिक आप लोगों का कहाँ का है, भले ही आप लोगों का ये टॉपिक मॉड्यूल बी का है, लेकिन इस टॉपिक को हम और कहाँ पे पढ़ेंगे, इस टॉपिक को हम मॉड्यूल डी में भी पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल डी में बेसिकली क्या है, आप लोगों का एक एक्ट है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत दो पार्ट में डिवाइड है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो आप लोगों का जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल पॉइंट्स है ना, हम उन्हीं के असेंशियल पॉइंट्स को पढ़ते हैं, किसमें, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे 5 टर्म्स हैं, जैसे आप लोगों का सबसे पहला है इंडेमनिटी, देन गारंटी, इंडेमनिटी, गारंटी, देन आप लोगों का है बेलमेंट, देन प्लेज। ठीक है, और आप लोग का है एजेंसी। तो ये टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो प्लेज है ना, हम लोगों को इसी पे फोकस करना है। अगर मैं इनमें सेक्शंस की बात करूं तो सेक्शंस में हमारा बेसिकली इंडेमनिटी इज 124, गारंटी 126, बेलमेंट 148, प्लेज 172 और एजेंसी आप लोगों का 182 है। ये 5 आप लोगों के क्या है, दीज 5 आर द स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे ना जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऑलरेडी ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है ना, ये सब की सब इसमें क्या होते हैं, आप लोगों के एक्सप्रेसली इम्प्लिसिट होते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप लोगों का किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, देन फ्री कंसर्न होना चाहिए। ओके, आप लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सब क्या है, आप लोगों के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे असेंशियल पॉइंट्स हैं। तो दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इज दैट ओके? तो ये सारे टर्म्स को एक बार अच्छे से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लेज। प्लेज होता क्या है? ठीक है, एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगी प्लेज का, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ प्लेज। देखिए, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। ए ने बी से पैसे मांगे, मान लीजिए 15 लाख रुपए, और ए क्या करेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रखेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रखेगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रखना, दिस इज कॉल्ड प्लेज। इसको बोलते हैं प्लेज, और कुछ नहीं है। यही मूवेबल प्रॉपर्टी की जगह अगर आप लोग का इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। ठीक है, तो ये आप लोग का प्लेज। ठीक है, पाउनर, पाउनी। तो
यहाँ पे ए पर्सन क्या है आप लोग का, पाउनर है, और बी क्या है आप लोग का, दैट इज पाउनी. पाउनर एंड पाउनी, दिस इज द टू टर्म्स. इज दैट ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म आप लोग का प्लेज. तो अभी यही डेफिनेशन को हम अगर यहाँ पे बोलते हैं, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट या परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, इट इज कॉल्ड प्लेज. जो बेलर है इट इज कॉल्ड पाउनर, और जो बेली है इट इज कॉल्ड पाउनर. अब यहाँ पे हमने प्लेज को, मतलब जो प्लेज में पार्टीज है उनको बेलर और बेली क्यों बोला है, इसका एक सिंपल से रीजन है. क्योंकि देखिए डेफिनेशन में भी क्या है, अ बेलमेंट ऑफ गुड्स. सो व्हाट इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स? यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बेलमेंट ऑफ गुड्स की बात करूं तो यहाँ बेलमेंट में क्या होता है, ए पर्सन बी पर्सन को गुड्स को डिलीवर करता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. क्या है? फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. और जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो गया, जैसे ही आप लोग का पर्पस कंप्लीट हो गया, रिटर्न बैक द गुड्स. ठीक है? जैसे मैंने टेलर को अपना सामान दिया कपड़ा सिलने के लिए, जैसे ही सिल लिया मैं सामान को वापस ले लूंगी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेज. एक सिंपल सी परिभाषा. इसीलिए प्लेज को ना बेलमेंट ऑफ गुड्स कहा गया. ठीक है? तो आप लोग इसमें पार्टीज के नाम याद रख लीजिएगा, पाउनर, पाउनी. और पाउनर को प्लेजर भी बोलते हैं, पाउनी को प्लेजी भी बोलते हैं. इंपॉर्टेंट. ठीक है? एग्जाम्पल देख लीजिए. ए लेंड्स मनी टू बी against the security of jewelry deposited by B with him. That is A. The bailment of jewelry is pledged as security for lending the money, and B is the pounder and A is the pawnee. So a very simple definition to remember this. Is that clear, class? ठीक है? तो ये आप लोग का सिंपल सा टर्म है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट essential points of pledge. Essential points क्या है? Since pledge is a special kind of bailment, therefore all essential points of bailment are also essential points of the pledge. मतलब जो bailment के essential points हैं वो pledge के भी essential points होंगे. So thereafter the essential points of this one is, first is valid contract होना चाहिए. क्या होना चाहिए? valid contract. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पॉइंट्स क्या है? ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन दैट इज लॉफुल, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जैसे +18, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय, willful consent होना चाहिए. ओके, इफ द बेसिक फीचर्स इज नॉट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड. अगर बेसिक फीचर्स फुलफिल नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड होगा, अनएनफोर्सिबल होगा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, thereafter there shall be bailment for security. तो प्लेज में क्या होता है, हम जो सामान देते हैं सिक्योरिटी पर्पस से देते हैं. ठीक है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज गुड्स. जो सब्जेक्ट मैटर होता है प्लेज का वो क्या होता है? गुड्स. गुड्स प्लेज shall be in existence. There shall be delivery of goods from pledger to pledgee. Okay, there shall be delivery of goods from the pledger to pledgee. So this is the important term of your pledge. आई थिंक दिस इज ओके फॉर ऑल ऑफ यू. असेंशियल पॉइंट्स ऑफ प्लेज. ठीक है? तो यही आप लोगों का बेसिक चीज है. ओके, असेंशियल पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें एक चीज काफी कंफ्यूजिंग वाला होता है प्लेज में, दैट इज द एक्चुअल पोजेशन क्या होता है और आप लोग का कंस्ट्रक्टिव पोजेशन क्या होता है. इसको समझना जरूरी है बिकॉज कई बार क्वेश्चन आता है आप लोगों का जो एक्चुअल पोजेशन और आप लोगों का कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. तो एक्चुअल पोजेशन का मतलब होता है ना, जब जो हमें ओनरशिप है ना, ओनरशिप तो हमेशा आप लोगों का बोरोवर के पास ही रहता है, लेकिन जो पोजेशन का डिलीवरी है ना वो किसके पास हो जाता है? वो आप लोग का लेंडर के पास हो जाता है.
पोजेशन का डिलीवरी लेंडर के पास, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, सपोज गोडाउन है मेरा, गोडाउन में सामान रखा है, 100 बोरी रखा है चावल का। अब मुझे ये 100 बोरी को मान लीजिए बैंक के पास गिरवी रखना है। तो अगर मैं 100 बोरी को क्लास गिरवी रख रही हूँ ना, तो इस केस में क्या होगा, मैं इस गोडाउन का ना की दूंगी बैंक को। तो गोडाउन का की देना, सामान नहीं दे रही भाई, गोडाउन बंद है, इसका मैं की दे रही हूँ बैंक के पास। तो ये हमारा होता है कंस्ट्रक्टिव possession and this is actual possession। तो ये चीज आप लोग का इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको देखिए यहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो क्लास लेट्स डू द क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में है, द bailment of goods as security for the payment of debt or the performance of the promise is called। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आई थिंक हमें कोई भी आंसर देने में आई डोंट थिंक हम लोगों को टाइम लगेगा। सो द bailment of good as a security for the payment of debt and the performance of promise is called what? इसको क्या कहेंगे, बताइए क्लास, what it will be called as। अभी हमने पढ़ा, आई थिंक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का सही आंसर देना है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को सही आंसर देना है। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, टेल मी गाइस, बताइए। जो भी यहाँ पे सेशन में लाइव है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेशन को लाइक करते रहिए और जितना हो सके सेशन को आप लोग शेयर करने की कोशिश करिए। बताइए भाई, द बेलमेंट ऑफ गुड as a security for the payment of debt and the performance of promises called, this is pledge। एक सिंपल सा परिभाषा आप लोग का, फर्स्ट का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन प्लेज कॉन्ट्रैक्ट बेली किसे कहेंगे, पाउनर को, पाउनी को, प्लेजर को, नन ऑफ द अबव, बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर है। हाँ जी क्लास, इन प्लेज द बेली इज कॉल्ड व्हाट, बताइए क्लास, बेली को क्या कहेंगे। बहुत इजी है आप लोगों का ये।
बेली इज कॉल्ड व्हाट? बेली किसे कहेंगे? तो यहाँ पे क्लास बेली आप लोग का दैट इज पाउनी। सो सेकंड का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन प्लेज बेलर किसे कहेंगे? पाउनर, पाउनी, बोथ ए बी, नन ऑफ द। जैसे आप लोग का इंडेमनिटी में द पार्टी नेम इज इंडेमनिटी होल्डर, याद रखिएगा, एंड इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर, ठीक है। गारंटी में आप लोगों का है प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर दैट इज क्रेडिटर, और आप लोग का है श्योरिटी, ठीक है। देन बेलमेंट में पार्टीज का नाम क्या है? बेलर और बेली। प्लेज में द पार्टीज नेम इज प्लेजर एंड प्लेजी, ठीक है। और आप लोग का लास्ट है एजेंसी में दैट इज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये आप लोग का पार्टी का नाम है, ठीक है। सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लेज, ठीक है। ये सब नाम आपको याद करने हैं और इसके सेक्शंस भी। दिस इज 124, 126, 148, 172, 182. What is the right answer? So यहाँ पे बेलर इज कॉल्ड पाउनर, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेजी को और क्या कहेंगे? पाउनी, पाउनर, प्रिंसिपल, एजेंट। बताइए प्लेजी को क्या कहेंगे? Pledgee is also known as that is पाउनी, ठीक है ना। और प्लेजर को क्या कहेंगे? प्लेजर को हम लोग बेसिकली कहेंगे दैट इज पाउनर, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के प्लेज के। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि प्लेज का कोई आप लोग का क्वेश्चन बनता होगा, ठीक है। So guys, that's all for today's class. I hope so you people like the session. और कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द सेशन आप लोग प्लीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और शपथ बैच आप लोग का शुरू है। डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन द बैच और आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है Y391 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ओके। और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे CIB का महापैक है, आप देख सकते हैं विद अ कूपन कोड दिस। CIB के महापैक में 1 साल का वैलिडिटी है, मतलब अगर आप आज इसको परचेज करते हैं, जितना भी हमने बैच बनाया है ना, सारे बैच आप लोगों के यहाँ पे अपलोडेड होंगे, सारे बैचेस, ठीक है। उसके बाद हम जो भी रिवीजन बैच भी बनाएंगे क्लास से, टेस्ट से पहले रिवीजन बैच भी होगा आप लोग का। देन इलेक्टिव जितने भी आपके पेपर है उनका रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। आफ्टर दैट डाउट सेशंस विल बी अवेलेबल। जो हम पिछले सेशन में मैराथन और मिनी मैराथन कराया है उनके सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड है। यानी कि एक फुल पैकेज आप लोगों को यहाँ पे CIB के महापैक में मिलता है। तो अगर आपको ये महापैक लेना है तो प्रोसेस आप लोगों का बहुत सिंपल है। तो आप लोग को इस बैच को लेने के लिए ना क्या करना है, जाइए गूगल में सर्च करिए, गूगल क्रोम, ओके। यहाँ पे जाएंगे तो आप लोग को ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। JB CIB जून 2024, ठीक है। यहाँ पे CIB का महापैक है, ये शपथ बैच है, तो महापैक पे क्लिक करिए। बाय नाउ पे जाइए, कूपन कोड Y391 अप्लाई करेंगे, 77% का डिस्काउंट है आप लोगों के बैच में। सो 7473 फॉर द 6 मंथ, ठीक है। अगर आप लोग को 12 मंथ का चाहिए तो 12 मंथ में सेम बाय नाउ पे जाइए, Y391 अप्लाई पे क्लिक करिए। 10,000 का आपको बैच पड़ेगा 1 साल का। तो अगर आपको CIB का महापैक लेना है तो आप लोग फटाफट यहाँ पे एनरोल करिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। CIB का महापैक, ठीक है। आप इसमें सारे फीचर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सब इलेक्टिव पेपर है आप लोग का यहाँ पे, ठीक है। महापैक इज नाउ बिगर बेटर बिकॉज 10 आवर का महा मैराथन है,
मिनी मैराथन है, प्रैक्टिस पेपर है, सेकेंड फोर्थ सैटरडे आप लोग का डाउट सेशन यहाँ पे होता है। सो दिस इज योर CIB का महापैक। और अगर आपको सिंगल बैच चाहिए तो आप जाके शपथ बैच यहाँ पे ले सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करिए, Y391 अप्लाई और देखिए 77% का डिस्काउंट है शपथ बैच। So class, this is all for today's class. कोई भी डाउट हो regarding the batch, you can please ask. और स्टडी प्लान जानने के लिए आप लोग यहाँ पे स्टडी प्लान पे क्लिक करिए। आप लोगों का इसमें यहाँ पे गिवन है। BFM देख रहे हैं ये आप लोग का, क्लिक हेयर। ये आपका BFM है जो कि सुप्रभा मैम आपको BND पढ़ाएंगे। ठीक है, 13 फरवरी तक आप लोगों का यहाँ पे क्लास चलेगा। ओके, 13 फेब तक। और बाकी सब आप लोगों का 13 फेब से शुरू होगा आप लोग का बाकी बैच। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।